देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद, लेकर के हाजिर है अपना खास कार्यक्रम नेशन एट 9। और इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश भर की खबरें, पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक की खबरें। हर प्रदेश की खबर होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। तो बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले हम बात करेंगे संसद की कार्यवाही की। जी हां, आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में आज से 4 दिन का अवकाश रहेगा। अब दोनों सदनों की अगली कार्यवाही 3 अप्रैल को होगी। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने इस बारे में घोषणा की और वहीं लोकसभा में पीठासीन सभापति रमा देवी ने सदन की सहमति से ये घोषणा की। इस सप्ताह 31 मार्च को भी लोकसभा की कार्यवाही नहीं होगी। गौरतलब है कि रामनवमी की वजह से दोनों सदनों की बैठक को लेकर यह फैसला लिया गया। शनिवार और रविवार को लोकसभा और राज्यसभा का अवकाश रहता है। वहीं दोनों सदनों की बैठक अब 3 अप्रैल को होगी। संसद में बजट सत्र का दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू हुआ था और इसके 6 अप्रैल तक चलने का कार्यक्रम निर्धारित है। अगली खबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर है। बता दें कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो हरिद्वार से आयोजित कार्यक्रम में 670 एमपैक्स के कंप्यूटरीकरण का शुरुआत करेंगे और हरिद्वार में ऋषिकुल मैदान में आयोजित समारोह में राज्य की 670 बहुउद्देशीय प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को ऑनलाइन करने के साथ ही सहकारिता की कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। और इससे पहले वो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह और बाद में पतंजलि योगपीठ में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। गृह मंत्री के दौरे के दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस और खुफिया एजेंसियों का पहरा रहेगा। अगली खबर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को लेकर है। बता दें कि आज से स्वास्थ्य मंत्री 2 दिनों के दौरे पर आएंगे और इस दौरान सुबह 10 बजे देहरादून में राज्य अतिथि गृह से केनाल रोड जाखन स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद जीटीसी हेलीपैड देहरादून से आर्मी हेलीपैड मलारी चमोली के लिए रवाना होंगे, जहां से वो दोपहर 12:30 बजे आईटीबीपी कैंप मलारी विलेज पहुंचेंगे। मलारी विलेज में ही रात में उनके रुकने का कार्यक्रम है। अपने दौरे के दूसरे और अंतिम दिन 31 मार्च को वो देहरादून में दून मेडिकल कॉलेज में 500 बेड के अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां आज सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रायगढ़, रत्नागिरी और नागपुर के दौरे पर रहेंगे। जहां रायगढ़ में 414 करोड़ के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे और फिर रत्नागिरी में जगतगुरु नरेंद्राचार्य महाराज शिक्षण संस्थान की बिल्डिंग का भूमि पूजन करेंगे। उसके बाद वो नागपुर में शोभा यात्रा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। और अगली बड़ी खबर जो है वो पाकिस्तान सरकार पर भारत के बड़े एक्शन को लेकर है। आपको बता दें कि भारत में पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर रोक लगा दी गई है। जानकारी के मुताबिक भारत सरकार की कानूनी मांग पर ट्विटर ने पाकिस्तान सरकार के अकाउंट पर एक्शन लिया है। पाकिस्तान सरकार का ट्विटर हैंडल जो था वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम से था। अब इस अकाउंट को भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद भारत के लोग इस अकाउंट को नहीं देख सकेंगे। ऐसा पहली बार नहीं है कि भारत में पाकिस्तान सरकार का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया गया है। इससे पहले भी कई बार इस पाक सरकार के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट को भारत में बैन किया जा चुका है। आपको बता दें कि तीसरी बार है जबकि पाकिस्तान सरकार के ट्विटर अकाउंट को भारत में ब्लॉक किया गया है। इससे पहले अक्टूबर 2022 में दूसरी बार इसी आधिकारिक अकाउंट को ब्लॉक किया गया था और सबसे पहले जुलाई 2022 में ट्विटर ने पाक सरकार के इस अकाउंट पर कार्रवाई की थी। और खबरों में एक बार फिर से रुक कर लेते हैं दिल्ली का, जहां आज से आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ देश भर में पोस्टर लगाएगी। आम आदमी पार्टी ने देश भर में 11 भाषाओं में पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर लगवाने की घोषणा की है। इसको लेकर पार्टी की सभी राज्य इकाइयों को अपने अपने राज्यों में पोस्टर लगाने के निर्देश दिए गए हैं और 11 भाषाओं में पोस्टर छापे गए हैं। आपको बता दें कि बीते हफ्ते दिल्ली में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर दीवारों और बिजली के खंभों पर दिखाई दिए थे और इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया था और 49 प्राथमिकी दर्ज की थी। और अब बात राजस्थान की, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 1 दिवसीय दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने को लेकर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देशवासियों को बता रही है कि लोकतंत्र खतरे में है, देश के संविधान को खत्म किया जा रहा है, देश किस दिशा में जा रहा है ये कोई नहीं जानता। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी ने पूछा कि अडानी के पास जो 20,000 करोड़ आए वो कहां से आए, क्या प्रधानमंत्री को इसका जवाब नहीं देना चाहिए? इस मामले में पीएम का क्या रुख है, आखिर ये बताने में पीएम को दिक्कत क्या है?
और बात एक बार फिर से दिल्ली की खबर की, जहां बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में हेड स्पीच मामले पर सुनवाई हुई। जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने मामले पर सुनवाई की। जस्टिस बीवी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी की मिसाल देते हुए कहा कि वाजपेयी और नेहरू को याद कीजिए, जिन्हें सुनने के लिए लोग दूर दराज से इकट्ठा होते थे। वहीं जस्टिस के एम जोसेफ ने कहा कि हर रोज टीवी और सार्वजनिक मंचों पर नफरत फैलाने वाले बयान दिए जा रहे हैं। क्या ऐसे लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते? जिस दिन राजनीति और धर्म अलग हो जाएंगे, नेता राजनीति में धर्म का उपयोग करना बंद कर देंगे, उसी दिन नफरत फैलाने वाले भाषण भी बंद हो जाएंगे। जस्टिस के एम जोसेफ ने मामले में राज्य सरकार के रवैये पर भी तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य नपुंसक है, वो समय पर काम नहीं करते। जब राज्य ऐसे मसलों पर चुप्पी साध लेंगे तो फिर उनके होने का मतलब क्या है। और अगली खबर भी दिल्ली से है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सभी धर्मों में तलाक की एक समान व्यवस्था की मांग सुनने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट ने बच्चा गोद लेने, वसीयत के नियम जैसे प्रावधान भी सभी धर्मों के लिए एक जैसे बनाने की मांग को भी सुनने से मना कर दिया। इस दौरान सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कानून बनाना संसद का अधिकार है, हम इस पर आदेश नहीं दे सकते। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये एक नीतिगत मामला है, सरकार सैद्धांतिक रूप से समान नागरिक संहिता के लागू करने के पक्ष में है, लेकिन इसमें कोर्ट का दखल नहीं होना चाहिए। अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां कुख्यात माफिया अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाने वाले एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिनेश चंद्र शुक्ला की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नई व्यवस्था के अनुसार उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। अतीक अहमद को सजा सुनाने के बाद राज्य सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है। वाई श्रेणी की सुरक्षा के तहत 8 सुरक्षाकर्मी और 2 कमांडो उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। आपको बता दें कि सुरक्षा में वृद्धि उमेश पाल की हत्या के बाद ही कर दी गई थी और सुरक्षा में पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं। वाई श्रेणी से दुगनी पुलिस फोर्स अदालत से लेकर न्यायाधीश के साथ रहती है। न्यायाधीश की सुरक्षा में गाड़ी के आगे और पीछे एक सरकारी जिप्सी भी रहती है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कुशीनगर को सौगात दी, जहां खट्टा में 451 करोड़ रुपए की लागत से 329 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। साथ ही 1540 करोड़ रुपए की लागत से कई विधानसभा में 461 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। और इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के नागरिक सुख, समृद्धि और शांति में विश्वास करते हैं, वो उपद्रव में नहीं। उत्सव में विश्वास करते हैं, माफिया नहीं। महोत्सव में विश्वास करते हैं। वहीं सीएम ने आगे कहा कि ये वही प्रदेश है जहां पहले विकास का पैसा चंद लोगों की जेब में चला जाता। पर्व त्योहार आते ही दंगों के भय से लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे। शासन प्रशासन पर्वों को प्रतिबंधित कर देता था, लेकिन आज उत्साह और उमंग के साथ हर पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं। समारोह में मुख्यमंत्री ने सभी लोगों को चैत्र नवरात्र और श्री राम नवमी की बधाई भी दी। और अगली खबर भी सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर है, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में सुबह नवमी तिथि पर मां सिद्धिदात्री की आराधना के साथ हवन करेंगे। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवी स्वरूप कन्याओं का पांव पखारकर उनका पूजन करेंगे और उन्हें भोजन कराने के साथ दक्षिणा और उपहार देंगे। कन्या पूजन के साथ सीएम बटुक भैरव पूजन भी करेंगे। नवरात्र अनुष्ठान की पूर्णता के बाद मंदिर परिसर स्थित ओपन एयर थिएटर में श्री राम जन्मोत्सव का आयोजन होगा। और अब खबरों में रुख करते हैं बिहार का, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के भ्रष्टाचारी हाथ मिला रहे हैं वाले बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की आदत केवल बातें करने की है। उन्होंने कहा कि ये लोग केवल आत्म प्रशंसा में विश्वास रखते हैं, वो दूसरों के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते। वहीं उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने के मामले में पहली बार बयान दिया। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कोर्ट का जो भी फैसला होता है वो उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। जब किसी पर कोई मुकदमा होता है, केस होता है, तो उस पर भी कुछ नहीं बोलते हैं। इस दौरान विपक्षी एकता के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि मेरी यही इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा विपक्ष एकजुट हो जाए, जिससे हम लोग और मजबूत हो जाएं और 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा जाए। अब खबरों में रुख करते हैं महाराष्ट्र का, जहां पत्रकार से बदसलूकी मामले में सलमान खान से जुड़ी याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। घटना अप्रैल 2019 की है, जब बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और उनके बॉडीगार्ड पर एक पत्रकार के साथ कथित मारपीट करने का आरोप लगा था। यह वाकया तब हुआ जब सलमान खान साइकिलिंग के लिए निकले थे और पत्रकार उनका वीडियो बना रहा था। सलमान और उनके बॉडीगार्ड ने कथित रूप से पत्रकार का मोबाइल छीन लिया था। इस मामले में 2019 में अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सलमान खान को पत्रकार की शिकायत पर समन भेजा था और इस पर सलमान खान ने हाईकोर्ट का रुख किया था। पिछले साल बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में सलमान को राहत देते हुए समन पर रोक लगा दी थी। और अगली खबर भी महाराष्ट्र से, जहां छत्रपति
संभाजी नगर के किराटपुरा इलाके में दो गुटों में हिंसक झड़प हुई। पुलिस के मुताबिक ये मामला रात 12:30 बजे का है। बताया जा रहा है कि संभाजी नगर में मंदिर के बाहर हिंसा की शुरुआत हुई और देखते ही देखते बड़ी संख्या में दोनों पक्षों के लोग इकट्ठा हो गए और एक दूसरे पर हमला शुरू कर दिया। इस दौरान कई गाड़ियों को फूंक दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात काबू में करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया। फिलहाल हालात काबू में है और वहीं हिंसा के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में फौजी मेले का उद्घाटन किया और इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि चाहे 1965 हो या फिर 1971, पाकिस्तान ने जब जब हिमाकत की, हमारे सैनिकों ने उसे सबक सिखा दिया। सर्जिकल स्ट्राइक कर हमने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा और चीन के सैनिकों को भी करारा जवाब दिया। हमने दुनिया को बता दिया कि भारत किसी से कम नहीं है। सीएम ने आगे कहा कि हमारी सेना हर चुनौती का जवाब देने में सक्षम है। हमारी सेना धर्म की जय के लिए काम करती है। इस दौरान सीएम ने प्रदर्शनी देखने के दौरान गन से सटीक निशाना भी लगाया। बता दें कि ये दरअसल इस मेले में भारत की तीनों सेनाओं की सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 2 दिवसीय धरने का दूसरा और आखिरी दिन है। बंगाल के सीएम 100 दिन काम योजना और कई योजनाओं के लिए केंद्र सरकार की तरफ से राशि जारी नहीं करने के खिलाफ धरने पर बैठी हैं। धरने के पहले दिन सीएम ममता ने बीजेपी सरकार के खिलाफ समूचे विपक्ष को एक साथ आने और एकजुट होकर लड़ने की बात कही। वहीं सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए सभी विपक्षी दलों को एक साथ मिलकर लड़ना होगा। आपको बता दें कि सीएम ममता ने राज्य को मनरेगा और अन्य आवासीय और सड़क विभाग की योजनाओं के तहत केंद्र की तरफ से निधि कथित रूप से जारी नहीं किए जाने के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया है। सीएम बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि केंद्र ने ओबीसी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति भी बंद कर दी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पंजाब की, जहां हिमाचल प्रदेश के सीएम के साथ बैठक के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हिमाचल ने पंजाब के सीएम को आश्वस्त किया है कि इस कानून से पंजाब को कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हिमाचल की हाइड्रो योजनाओं पर लगाया गया है। बता दें कि हाल ही में पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के दौरान हिमाचल के वॉट सेस कानून के विरोध में प्रस्ताव भी पारित किया गया था। हरियाणा भी इस मसले पर हिमाचल का विरोध कर रहा है और दोनों राज्यों का कहना है कि ये कानून असंवैधानिक है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाने के मुद्दे पर हिमाचल, हरियाणा और पंजाब आमने सामने है। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में बजट सत्र में वाटर सेस लगाने को लेकर कानून पास हो गया है, जिसका अब पंजाब और हरियाणा इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर दोनों राज्यों के सीएम के बीच में बैठक भी हुई। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल रामनगर में करोड़ों की 14 विकास योजनाओं का लोकार्पण और 2 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम धामी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश में 8 सालों में 1 लाख करोड़ की योजनाओं का कार्य धरातल पर अवतरित किया, जो दशकों से रुकी हुई थी। उन योजनाओं को मंजूरी दी गई है। सीएम ने आगे कहा कि हल्द्वानी में जमरानी बांध की परियोजना पर भारत सरकार से स्वीकृति मिल चुकी है। जल्दी इस योजना पर काम शुरू होगा। और अगली खबर जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में देर रात ब्लास्ट हुआ। बता दें आपको कि हीरानगर क्षेत्र में हुआ यह धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज आसपास के कई इलाकों में सुनाई दी। वहीं ब्लास्ट की सूचना पर कठुआ के एसएसपी शिवदीप सिंह जम्वाल भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है और वहीं इस घटना की सूचना जम्मू के एडीजीपी मुकेश सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि सन्यास पुलिस चौकी के पास विस्फोट की आवाज सुनी गई और वहीं गांव के लोगों से जानकारी मिली कि काफी तेज धमाका हुआ था। अभी हालात फिलहाल काबू में है। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अगली खबर असम से, जहां हेमंत सरकार ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी कि AFSPA के तहत अशांत क्षेत्र अधिसूचना को अगले 1 अप्रैल से राज्य में 8 जिलों में अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। राज्य के गृह और राजनीतिक विभाग की तरफ से जारी एक अधिसूचना के अनुसार तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराईदेव, शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाव के लिए अशांत क्षेत्र टैग बढ़ा दिया गया है। इन जिलों में अगले 6 महीने तक AFSPA लागू रहेगा। आपको बता दें कि असम को 27-28 नवंबर 1990 की मध्य रात्रि के दौरान आफ्सपा के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था और तब से इसे हर 6 महीने में बढ़ाया जाता रहा है। इसे पिछली बार अक्टूबर 2022 को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया था, लेकिन उस समय AFSPA अधिनियम को पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले से वापस ले लिया गया था। अगली खबर मौसम के खराब होने के कारण उड़ानों को डायवर्ट करने को लेकर है। आपको बता दें कि दिल्ली में खराब मौसम के कारण दिल्ली हवाई अड्डे से 9 उड़ानों का मार्ग जयपुर डायवर्ट कर दिया गया है।
वहीं हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने कहा कि मौसम खराब होने के कारण इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कुल 9 उड़ानें जयपुर के लिए डायवर्ट की गई हैं। अगली खबर कोरोना को लेकर, जहां देश में कोरोना के मामले चिंता बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दिल्ली में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 300 नए केस सामने आए हैं। आपको बता दें कि यहां कोरोना संक्रमण दर 13.89% हो गई है और वहीं स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि दिल्ली में 2 कोरोना पेशेंट की मौत भी हुई है और बीते 24 घंटों के दौरान दिल्ली में 2160 टेस्ट भी हुए हैं। वहीं स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि बीते 3-4 दिनों में नए केसों की संख्या दुगनी हो गई है। ऐसी आशंका है कि कई लोग बिना टेस्ट के संक्रमण के लक्षणों के आधार पर दवाएं ले रहे होंगे और हालांकि सभी लोगों को कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए। नए केस आने के बाद दिल्ली में कोरोना के संक्रमण की दर 13.89% हो गई है। और खबरों में एक बार फिर से रुक कर लेते हैं कर्नाटक का, जहां चुनाव आयोग ने कल कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों पर एक चरण में चुनाव होगा। 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को वोटों की गिनती होगी। राज्य में 5.21 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2.6 करोड़ है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 2.5 करोड़ है। चुनाव के लिए नोटिफिकेशन की तारीख 13 अप्रैल है और नामांकन भरने की तारीख 20 अप्रैल है। साथ ही नाम वापसी की अंतिम तारीख 24 अप्रैल को रखी गई है। और अगली खबर भी कर्नाटक से, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में पोस्टर वार जारी है। बता दें कि नेलमंगला में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में बीजेपी पर कथित तौर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। इस वाकये के बाद दोनों दलों के बीच सियासत गर्मा गई है। दरअसल इससे पहले भी सीएम मुंबई के खिलाफ पोस्टर लगाए गए थे और पोस्टर में पे सीएम कैप्शन के बीच में मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाया गया था। आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। 10 मई को सभी 224 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और 13 मई को वोटों की गिनती होगी। और अगली खबर भी कर्नाटक से है, जहां मुख्यमंत्री बसवराज ने कल बुर्गी में मेगा टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखी और इस पार्क को पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल योजना के तहत बनाया गया है। आपको बता दें कि 1834 करोड़ रुपए की लागत से इस मेगा टेक्सटाइल पार्क को 1550 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। अगली खबर तमिलनाडु से, जहां चेन्नई में एआईएडीएमके के नए महासचिव बनने के बाद पलानीस्वामी का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। तमिलनाडु विधानसभा में पलानीस्वामी का विधायकों ने गर्मजोशी से फूल माला पहनाकर के स्वागत किया। इस दौरान विधानसभा सदन एआईएडीएमके के कार्यकर्ताओं की आवाजों से गूंज उठा। आपको बता दें कि मद्रास उच्च न्यायालय ने एआईएडीएमके महासचिव के चुनाव पर रोक लगाने की और पनीरसेल्वम और उनके समर्थकों की अंतरिम याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसके बाद पलानीस्वामी के नए महासचिव बनने का रास्ता साफ हो गया। अगली खबर केरल से, जहां दिल्ली में कांग्रेस के मशाल जुलूस प्रदर्शन की मंजूरी नहीं मिलने के विरोध में कोड़िकोड में यूथ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हाथापाई भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। दरअसल राहुल गांधी की संसद से सदस्यता खत्म होने के विरोध में दिल्ली में कांग्रेस मशाल जुलूस निकालना चाह रही थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जुलूस के लिए इजाजत नहीं दी, जिसके बाद कोड़िकोड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आज महानवमी है और इसी के साथ चैत्र माह के नवरात्र का समापन हो रहा है। महानवमी का शास्त्रों में विशेष महत्व है। इस दिन कन्या पूजन करने का विधान है और साथ ही इस दिन मां सिद्धिदात्री पूजा अर्चना होती है। मां सिद्धिदात्री के स्वरूप की बात करें तो मां सिद्धिदात्री मां लक्ष्मी की तरह कमल पर विराजमान रहती है। साथ ही इनकी 4 भुजाओं से युक्त है और वहीं इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल, पुष्प और ऊपर वाले में शंख रहता है। वहीं बाएं तरफ के नीचे वाले हाथ में गदा और ऊपर वाले हाथ में चक्र है। मां सिद्धिदात्री लाल वस्त्र धारण करती हैं और वहीं मां सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। मान्यता यह है कि इस दिन जो भक्त विधि विधान और पूरी श्रद्धा के साथ मां की पूजा करते हैं तो उन्हें सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। महानवमी के मौके पर देश भर के मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। तो फिलहाल नेशन@9 में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।